हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं मूलों का पता है। और मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी देखेंगे, उसने क्या क्या किया, कहाँ से उसका एंड हुआ। ये हिस्ट्री के कुछ को आधुनिक भारत के इतिहास है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला लव धोखा लालच की कहानी इसमें कैसे कैसे होती है। अब देखिए 739 में इसकी कहानी आती है। 739 में भारत पर आक्रमण के लिए बढ़ा था, पंजाब के रास्ते प्रवेश किया था और लालच और भारत की लूट की इसने। अब ये देखिए, नादिर शाह से जा मिला। मोहम्मद शाह जो बादशाह था, जो कि दिल्ली का अधिकार मुगल सम्राट था उस टाइम पे। 4 सेनापति थे इसके, जिनका नाम है मिर्जा शहादत वीर और मिजामुल मुल्क खान दौरान फरीउद्दीन। ये तीनों सेनापति थे। देखिए चौथा सेनापति शहादत, इन्होंने नादिर शाह ने क्या कहता था कर लिया था, इसको कब्जे में ले लिया था अपने। शहादत खां को गिरफ्तार हुआ था ये। अगला आता है, देखिए अगला आता है दिल्ली से लौटते समय। अब ये दिल्ली से वापस जाते हैं। हाथी घोड़ा लोहार अन्य शिल्पकार कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन तख्त ताउत। और ये अंतिम मुगल था जो कि मोहम्मद शाह रंगीला, जो मयूर सिंहासन पर मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल था मोहम्मद शाह रंगीला। आदि अपने साथ ले गया था, ये सब अपने साथ ले गया था। अब देखिएगा, मोहम्मद शाह ने लूटने के बाद पुणे मुगल सम्राट बनाया था दोबारा से। अंतिम मुगल मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठ गया था। मुगल बादशाह की बेटी विवाह अपने बेटे के साथ किया था इसने। अब देखिएगा 1719 से 1748 मोहम्मद शाह रंगीला। ये तो 48 में ख़त्म हो जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब आता है अहमद शाह 48 से 54 में। अब इसने 4 और 2 6 साल इसने अपना अभी देखिए, मोहम्मद शाह का बेटा था सम्राट अहमद शाह। ऊधम बाई नामक नर्तकी उससे पैदा हुआ था। अपने प्रिय हिजर ताजेंद्र जाबिद खां को नवाब बहादुर की उपाधि धारण की थी इसने। अब देखिएगा, इसके समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758, ये 4 साल इसने राज किया था। एक कठपुतली शासक था ये आलमगीर द्वितीय, जो एक कठपुतली शासक हुआ करता था, दूसरों को इशारों पर नाचता था। इसका वजीर इमादुल बुस्त वास्तव शक्ति अपने पास रखता था। इसका जो वजीर था इमादत उल मुल्क वास्तविक अपनी शक्ति अपने पास रखता था। इसे अहमद शाह अब्दाली ने राजा बनाया था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में। वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर। इसके काल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठे हार गए थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम थे और विशेष अंग्रेज। ये तीनों एक और अंग्रेज़, बट इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। 1764 में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अब देखिए 1556 में अकबर विशेष हैमू के बीच जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1526 में पहला था, 1556 में दूसरा था, अकबर विशेष हैमू के बीच में। और 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई थी, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब देखिए शाह आलम द्वितीय, इस काल से अंग्रेज़ों का दिल्ली में अधिकार हुआ। मुगल सम्राट अंग्रेज़ों से पेंशन लेने लगे। शाह आलम द्वितीय एक आधे राजा के रूप में शासन किया इसने। अब देखिए 1803 में ईस्वी में बाद मुगलों का शासन आता है दिल्ली का लाल किला। अब देखिए अकबर शाह द्वितीय था ये। 1806 से 1837 तक इसने राजा मोहन राय की राजा की उपाधि धारण की। इसको इन्होंने ही दी थी, अकबर शाह द्वितीय ने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि। और इसने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था।
बहादुर शाह जफर 1837 से 1858 ये अंतिम मुगल था। अंग्रेज़ों ने रंगून भेजा था। 1862 में इसकी रंगून में मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1837 से 1858 ये अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर, और इसने रंगून में भेजा। 1862 में इसकी रंगून में ही मृत्यु होगी। रंगून में ही बहादुर शाह द्वितीय की वो है कब्र। अब देखिए, नए राज्य बनने का कारण था मुगलों का कमज़ोर होना, प्रशासन में कमजोरी, आयोगी शासक, क्षेत्रीय शक्तियों का बंटवारा, क्षेत्रीय शक्तियों का बढ़ना, नवीन राज्यों की विशेषता, इन पर अंग्रेज़ों ने कैसे अधिकार किया था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्था क्या थी? 3 प्रकार की थी। स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। अंग्रेज़ों की 3 लगान थी, स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्ती अन्य नाम थे। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त के नाम थे इस्तेमादारी, मालगुजारी, इजारेदारी और विस्वेदारी। किसकी प्रेरणा ली गई थी? जॉन शोर की प्रेरणा ली गई थी। कब ली गई थी? 1793 में ली गई थी। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में लागू किया गया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्ती किसके शासन में थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में हुआ करती थी 1793 में। और ये बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में इसको मतलब स्थायी बंदोबस्त को लगाया गया था। अब देखिएगा, इसको लगाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, इसके हैं ये प्रावधान है ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर देखिए, ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लाए गए थे। यह भूमि का मालिक जमींदार था। 10/11 हिस्सा अंग्रेज का था और 1/11 जमींदार का था। सूर्यास्त कानून के तहत तिथि के सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होता था। अगला आता है स्थायीगतम। अब आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का अर्थ क्या था? प्रजा। किसने लागू किया? कैप्टन रीड, थॉमसन मुनरो ने किया था। कैप्टन रीड और कैप्टन थॉमसन मुनरो, ये 2 थे। 1792 में 12 महल जिला, तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई में। 1792 में स्थायी, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये रैयतवाड़ी कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। 1792 में किया था, मद्रास और मुंबई में। इसके प्रावधान क्या करते थे? अब देखिएगा, रैयत स्थायी बंदोबस्त में 19% था और 1/11 जो कि आपके जमींदारों के पास रहता था, बाकी 10/11 अंग्रेज़ों के पास। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान बना है। भूमि को गिरवी रखने के लिए बेचने का अधिकार मिला। 50% लगान देना था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रीय यह व्यवस्था 61% रही। भूमि की समीक्षा 30 वर्ष है। जो किसान कर देने में सक्षम नहीं, उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी। अगले आते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। कब लागू हुई? 1819 में। अब देखिए, एक थी 1793, एक थी 1792। अब देखिएगा, रैयतवाड़ी 1792, स्थायी बंदोबस्ती 1793 में। अब ये है, ये महलवाड़ी 1819 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू हुई और हार्ट मैकेजी ने लागू किया गया था इसको। ये भारत में 30% भूभाग था और रैयतवाड़ी में 51% और स्थायी में 19% था। यहाँ पूरे गांव को इकट्ठा कर देता था, अंग्रेज़ों के पास जमा करना था। इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्र मैप का प्रयोग किया गया है। किसमें? महलवाड़ी में मानचित्र का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अब आता है 1857 का विद्रोह। विद्रोह का कारण था तत्कालिक कारण, मुख्य कारण। विद्रोह की शुरुआत कांसी बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को, मेरठ से इसी 10 मई 1857 में।
विद्रोह का प्रसार लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या, बरेली, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? तत्कालिक कारण थे। नई एनफील्ड राइफल आई थी 1857 में। नई एनफील्ड राइफल आई थी, उसकी कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी मिली होने की अफवाह थी। अगला आता है मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण थे, सैन्य कारण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक, धार्मिक एवं सामाजिक और आर्थिक कारण था और सैन्य कारण था। 1800 क्रांति के मूल कारण क्या थे? प्रशासनिक, राजनीतिक कारण। देखिए प्रशासनिक क्या था? प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्या था? बहादुर शाह जफर को अपमानित करना, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, वेलेजली की सहायता संधि, अवध के अंग्रेजों को राज्य में मिलाना। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। 4 चीज़ थी। बहादुर शाह जफर की अपमानित और डलहौजी की राज्य हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। ये राजनीतिक प्रशासनिक कारण थे। धार्मिक क्या थे? धार्मिक एवं सामाजिक, भारतीयों को नीचा दिखाना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, भारतीय रीति रिवाज का मजाक बनाना, ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना। आर्थिक कारण, भारतीय उद्योगों धंधों को नष्ट करना, भारतीय किसानों से अधिक लगान लेना, शोषणकारी नीतियाँ। सैन्य कारण थे, भारतीय सिपाहियों को प्रमोशन नहीं है, भारतीय के जो सिपाही थे उनको प्रमोशन नहीं है, अंग्रेजी सिपाहियों से कम वेतन देना। 1857 के विद्रोह शुरू हुए थे। 1857 के विद्रोह शुरू हुए थे, जैसे बैरकपुर छावनी, मेरठ उत्तर प्रदेश का। अब देखिए बैरकपुर छावनी जो कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा हयूर की हत्या हुई थी। हयूर की हत्या और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा, जो कि 29 मार्च 1857 में हयूर सेन की हत्या और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया था। और किसने मारी थी? मंगल पांडे ने। और इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने 2 को जान से मार दिया था। अगला था मेरठ उत्तर प्रदेश। 10 मई 1857 विद्रोह की वास्तविक शुरुआत हुई थी। मेरठ के सिपाही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये देखिएगा, मेरठ 10 मई 1857 को दिल्ली, 12 मई 1857 को क्या क्या होता है। अब दिल्ली के लिए निकल गए यहाँ से। अब देखिए नेत्रकर्ता वक्त कहाँ थे? नेत्रकर्ता यहाँ के वक्त कहाँ थे? 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का राजा बना दिया गया। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का राजा बना दिया गया। और 1858 में ये बहादुर शाह जफर ख़त्म हो जाता है। अब दिल्ली का अंग्रेजी अधिकारी निकोलस था उस टाइम पे, इसकी हत्या कर दी गई। निकोलस की हत्या कर दी गई 12 मई 1857 में। अगला आता है देखिए हडसन नामक अधिकारी ये आए थे। मिर्ज़ा गुलाम, मिर्ज़ा सुल्तान, 2 थे, 2 बहादुर शाह के बेटे थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान। ये 2 बहादुर शाह के बेटे हुआ करते थे और दोनों को गोली मार दी गई। अब देखिए बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया और रंगून में बहादुर शाह की डेथ हो गई। और इसकी कब्र बहादुर शाह जफर की रंगून में ही कब्र है। अब देखिए 1862 आती है, इसकी मृत्यु हुई। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई।
62 में इसकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह का प्रसार लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, झांसी में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, फैजाबाद में हुआ, बरेली हुआ, जगदीशपुर में हुआ। जगदीशपुर बिहार में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लखनऊ का। लखनऊ यहाँ के नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। वाजिद अली शाह की बेगम थी। ये वाजिद अली शाह की बेगम थी। अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे, जो कि बेगम जो इन्होंने इसमें शामिल थी। कार्ड क्या कहते हैं, हजरत महल के बेटे विजरत कादिर को नवाब न बनने का कारण था। और 1856 में डलहौजी ने राज्य को हड़प लिया था। 1856 में डलहौजी ने राज्य को हड़प लिया था। अब बेगम हजरत महल की हार हुई थी और तथा वे नेपाल चली गई। अब देखिए यहाँ पे बेगम हजरत महल की हार हुई थी और तथा वे नेपाल चली गई थी उस टाइम पे। लखनऊ अब देखिए मोस्ट मतलब इसमें पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ से कौन थी या कौन थे बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की बेगम हुआ करती थी। अगला आता है कानपुर। नाना साहब थे कानपुर से। कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। नेता थे नाना साहब और कमांडर थे तात्या टोपे, कानपुर से। 1857 का विद्रोह कानपुर में। नाना साहब, इनका नाम है रोतूपंत, इनके कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। नाना साहब नेपाल गए थे। अगला है देखिएगा, यहाँ मानसिंह नामक एक व्यक्ति की गद्दारी से तात्या टोपे पकड़े गए थे, फिर उनको फांसी हो गई थी। अब देखिए झांसी की नेतृत्वकर्ता कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के जो नेतृत्वकर्ता हैं कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। और दत्तक हैं देखिएगा, दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र था। गोद लिया हुआ पुत्र का मामला था। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। यहाँ ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह में शकलोती मर्द कहा है। ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोहियों के शकलोती मर्द कहा है। अगला आता है कुछ केंद्र प्रमुख नेतृत्व हैं, जैसे जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद प्रयागराज मौलवी लियाकत अली खान, फैजाबाद यानी कि अयोध्या का जो पुराना नाम था फैजाबाद था, मौलवी अहमद उल्लाह, बरेली का खान बहादुर खान, मथुरा का देवी राय। विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और जो कि विधिवत कार्यक्रम का अभाव था। व्यक्तिगत हित थे। सीमित क्षेत्र पूरे देश में नहीं थे। कुछ राजवाड़ों का समर्थन नहीं था। अब देखिए शिक्षित वर्ग की उदासीन थी। अब देखिए 1858 का अधिनियम आता है। 1858 का अधिनियम ब्रिटिश के संसद में पारित हुआ था। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। क्राउन महारानी के शासन की शुरुआत हुई थी। अब भारत में गवर्नर जनरल के स्थापक वायसराय की नियुक्ति किए जाने लगे। अगला है भारत में सेना का अनुपात बदल गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले था 5:1, 5 सिपाही 1 अंग्रेज। अब था 2:1, 2 सिपाही 1 अंग्रेज। भारत में राजहड़प नीति त्याग दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा के स्थान पर इलाहाबाद को बना दिया गया। ये एक्ट लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। इलाहाबाद के 1857 क्रांति के संबंध में तथ्य हैं। इस समय ब्रिटिश पीएम पार्शमटन था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
एकमात्र शायर जिन्होंने इसे देखा मिर्ज़ा गालिब था। इसकी शुरुआत तिथि 31 मई 1857। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का रोटी है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको क्या क्या है। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल तथा रोटी था। 1857 की शुरुआत तिथि क्या थी? 31 मई 1857। 31 मई एकमात्र शायर जिन्होंने देखा था मिर्ज़ा गालिब। इस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। अगला आता है भारत में समाज सुधारक आंदोलन। कारण क्या थे? शुरुआत जातिगत श्रेष्ठता के कारण थे, सामाजिक भेदभाव के कारण थे, महिलाओं के खिलाफ कार्यों के कारण, विभिन्न संप्रदायों का भेदभाव, जातिगत श्रेष्ठता के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण, महिलाओं के खिलाफ कार्यों के कारण और विभिन्न संप्रदायों के भेद हुआ करता था। अगला आता है ब्रह्म समाज तथा राजा मोहन राय द्वारा। अब देखिएगा इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। ब्रह्म समाज तथा राजा मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज तथा 1828 में ब्रह्म सभा नामक संगठन बनाया गया और राजा मोहन राय द्वारा। बाद में यही संगठन ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद को प्रोत्साहित करना, भेदभाव को समाप्त करना, यहाँ दिया हुआ है भेदभाव को समाप्त करना, सती प्रथा को रोकना, विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करना। अब ये राजा मोहन राय द्वारा से चलाया जाने लगा था। अब देखिए राजा मोहन राय द्वारा अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि धारण की थी राजा मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक कौन है? राजा मोहन राय। पुण्य जागरण का जनक कहा जाता है राजा मोहन राय को। नए भारत का पैगंबर राजा मोहन राय। ये 3-4 नामों से राजा मोहन राय को जाना जाता है। सती प्रथा का अंत किया यानी कि रोक लगाई और विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित किया था उन्होंने। राजा मोहन राय ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज में वैतुक कुरीतियों के लिए समाप्त करने का प्रयास किया। राजा मोहन राय की पुस्तकें क्या क्या हैं? संवाद कौमुदी है, कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रेसिडेंट्स ऑफ जीसस, तुलहाफ उल मुजीब। ये 4 किताबें हैं। प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस, तुल्हा उल मुजीब। अगला आता है आर्य समाज 1875 में। अब देखिए 1828 में आया था ब्रह्म समाज राजा मोहन राय द्वारा। 1875 में आता है, बम्बई में हुआ था और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर हो गया था। संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हुआ। वेदों की ओर लौटो का राजा दयानंद सरस्वती। अब देखिए आर्य का समाज उद्देश्य का समाज में भेदभाव को रोकना, अवतारवाद का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध करना, किसी भी वर्ण या जाति के साथ भेदभाव नहीं करना। अब देखिए 2 आंदोलन हुए थे यहाँ पे, शुद्धिकरण आंदोलन और गौरक्षा आंदोलन। ईसा या इस्लाम अपने चुके व्यक्तियों को पुनः अपने धर्म में दीक्षित करना, ठीक है, और गौरक्षा में गायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध करना दिया हुआ है। देखिए गौरक्षा आंदोलन 2 आंदोलन हुए थे। ईसाई या इस्लाम अपने चुके व्यक्तियों को पुनः अपने धर्म में दीक्षित करना और गायों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रतिबंध लगाना। दयानंद सरस्वती। अब देखिए दयानंद सरस्वती की पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश और पाखंडन। देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की है। अब देखिए एक बार से हम दोबारा से आर्य समाज आया है तुम्हारा दयानंद सरस्वती। अब वेदों की लौटो का राजा, इनकी एक बैक टू वेदास, वेदों का नारा दिया हुआ है।
विधि को लोटोग्राफ, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ विकास और पाखंडन। बाकी का हम मिलते हैं, सॉरी अच्छा अगला आगे भी है इसमें। अब देखिए ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज 1875। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडु केशव चंद्र सेन प्रेरणा से हैं। आत्माराम पांडु केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हैं। उद्देश्य क्या था? जातिगत श्रेष्ठता का विरोध करना, महिलाओं के लिए हितों की रक्षा करना, विधवा पूर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा पर बल देना प्रार्थना समाज में। अब देखिए प्रार्थना समाज एम.जी. रनाडे, ये दोनों ने मिल 1869 में, अब 67 में आता है, 69 में एम.जी. रनाडे ने इस संगठन के साथ जुड़े। अब 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884। 1891 में इसके विडो मैरिज एसोसिएशन खोला गया था 1891 में। 1867 में आता है, 1869 में एम.जी. रनाडे जुड़ते हैं। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और 91 में इनके विडो मैरिज सोसाइटी को खोला गया था। अब आता है अगला रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, स्थापना 1897 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई 1897 में। रामकृष्ण मिशन परमहंस, रामकृष्ण परमहंस बंगाल के माँ काली के पुजारी थे। परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2 विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था इन्होंने। 1893 का पहला विश्व धर्म सम्मेलन था, शिकागो में हुआ था, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। और 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन था, जिसमें इसने भाग लिया। पेरिस फ्रांस में इनका आयोग हुआ था। अमेरिका में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अमेरिका में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना 1897 में, रामकृष्ण परमहंस बंगाल में माँ काली के पुजारी थे। इसकी स्थापना विवेकानंद स्वामी द्वारा की गई थी। 2 विश्व धर्म सम्मेलन हुए थे, जो कि अब देखिएगा 1893 में पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था और इन्होंने भाग लिया था। अब अमेरिका में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी बनेगी। दूसरा विश्व सम्मेलन जिसमें भाग लिया था 1900 में। अब देखिए 1900 में भी लिया था इन्होंने भाग, और पहला 1893 में हुआ था, उसका 7 साल बाद 1900 में हुआ था और पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन हुआ था। अगला आता है विवेकानंद की उपाधियाँ थी। मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त विवेकानंद का नाम था। इन्होंने नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है इनको। इन्होंने नव हिंदू जागरण के इन्होंने स्थापित किया था। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। अगला आता है भारत में स्वतंत्रता के लिए 1885 से लेकर 47 तक 3 चरण हुए थे। पहला चरण उदारवादी 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1915 क्रांतिक चरण, तीसरा गांधी युग था 1915 से 1948। 3 चरण हुए थे भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में। बाकी का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है और इसी के चलते हुए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा कैसा नहीं, और कंटेंट के साथ जुड़ते रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।